Hello बच्चों, let's see this question says which of the following statement about the RNS equation are correct? Our option is the pre-exponential factor become equal to rate constant of the reaction at temperature T if it gives infinity. When the activation energy of the reaction is zero, the rate become independent of temperature. The term e to the power EA upon RT represent the fraction of molecule having energy is excess of threshold value, and the D1 is on rising temperature the rate constant of the reaction of greater activation energy increases less rapidly than that of reaction of a smaller activation energy. So the key concept for this question is Arrhenius equation. आरएनएस इक्वेशन होता क्या है? तो आप इसको सिंपली बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट. तो इसको लिखा जा सकता है, इसकी जो इक्वेशन है k इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसा लिखा जा सकता है. और यही होती है आपकी आरएनएस इक्वेशन. यहाँ पे के आपका रेट कांस्टेंट है, ये आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिसको आप बोल सकते हैं या फ्रीक्वेंसी फैक्टर. ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर. यहाँ पे लिख भी दें इसको. ई ए इज वेर ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, द नेक्स्ट ए इज आप इसको बोल सकते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल सकते हैं. आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, इसके अलावा के आपका रेट कांस्टेंट. क्लियर है? नाउ अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले ये जाने कि अगर k बाय a लिख दिया जाए तो इसको आप बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी, जिसके बारे में आप ऑप्शन थर्ड को भी देख लोगे. द टर्म e टू द पावर ई ए अपॉन आर टी रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी एक्सेस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू, यानी कि इसको बोलेंगे आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल having energy greater than or equal to EA which is threshold energy. यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो सम होता है एक्टिवेशन एनर्जी का और इंटरनल एनर्जी का. तो इसको लिख देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो थर्ड ऑप्शन तो आपका यहां से हो जाएगा करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन. नाउ अब अगर हम यहाँ पे देखें, एज हम लोग बोले कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ के इज ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि अगर बोल दिया जाए इफ टेम्परेचर बिकम्स इंफिनिटी देन आप ये बोल दें कि इस पूरी वैल्यू की जो इसकी पूरी जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 1. सो के इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए. तो ये बात सही. तो सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे व्हेन द एक्टिवेशन फर्स्ट ऑप्शन द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन एट टेम्परेचर टी इंफिनिटी. ये ऑप्शन भी आपका सही है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज जीरो. अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो रख दें, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो रख दिया जाए, आइए देखें. सो के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी. तो अगर इस वैल्यू को आप ऐसा रख देंगे के ए जीरो अपॉन आर टी,
इसको आप इन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू अगेन 1 हो जाएगा। सो ये K इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अगेन A। नाउ ये बोल रहा है रेट बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो रेट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि रिलेशन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑन राइजिंग टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस लेस रैपिडली देन दैट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्मॉलर एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जैसे मैंने आपको बताया कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, ना कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, और इन केस अगर हम लोग बोले कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पे सिंपली क्या होगा, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है इंक्रीज लेस रैपिडली देन रिएक्शन ऑफ स्मॉलर एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। सो फाइनली आपके तीन आंसर बनते हैं A B C। सो द राइट ऑप्शन इज A B C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।